आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान में रसायन विज्ञान पोर्शन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है इससे पहले के लेक्चर्स में, और अब हम इस दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये उससे थोड़ा छोटा ही चैप्टर है और आपको पता है कि वहां हमें रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण लिखने में थोड़ा टाइम लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर हमें बड़ा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत छोटा और आसान सा चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। माने हमने अम्ल जानना है, क्षार जानने और लवण जानने हैं। थोड़ा बहुत आपको पूर्व ज्ञान देखिए रहता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीजों के नाम ले रहा हूं, आप मुझे उनका बताइए स्वाद किस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे नींबू को लेते हैं, तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? कच्चा आम है। आप आ जाइए, कच्चे अंगूर हैं। एक और फल आपने सुना होगा, करोंदा करके कहते हैं, इसका बहुत अचार बनाया जाता है, करोंदा है जैसे। इस प्रकार से मैंने यहां आपके लिए ये 4 चीजें लिखी हैं और सब आपने इनको स्वाद लिया ही होगा। तो इन सब का स्वाद अगर आप देखेंगे तो खट्टा स्वाद होता है इनका। मानिए कैसे स्वाद में होते हैं? खट्टे होते हैं। ऐसे ही कुछ पदार्थों का स्वाद हल्का सा कड़वाहट, बकबका स्वाद जिसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन है, तो साबुन का घोल, साबुन का घोल आप देखेंगे, या आपने देखा होगा बेकिंग सोडा। इस प्रकार से जो ये चीजें हैं, इनका जो स्वाद होता है हल्का कड़वाहट या बकबका स्वाद हम कह सकते हैं। बकबका, कुछ अजीब टाइप का इनका स्वाद होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं, अगर हम स्वाद के हिसाब से देखें तो कुछ के स्वाद खट्टे और कुछ का स्वाद बिटर टाइप, मीन्स बकबका टाइप सा होता है। तो इस प्रकार से हम उन्हें, उन पदार्थों को उनके स्वाद के हिसाब से कुछ कैटेगरी में बांट देते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं। उनमें से हम सामान्यतः कहते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, उन पदार्थों को हम कह देते हैं कि ये अम्लीय पदार्थ हैं, अर्थात ये अम्ल हैं, क्योंकि उनमें जो खट्टापन है वो उनमें उपस्थित अम्ल की वजह से होता है। और हम कह देते हैं जिनका स्वाद बकबका टाइप का होता है, थोड़ा अजीब सा स्वाद होता है, कड़वा तो नहीं कह सकते लेकिन कड़वे के जैसा ही स्वाद उनका होता है, तब उन पदार्थ को क्षारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में अम्ल और क्षारक के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप इनको पता लगाएंगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो मैं एक बार एक एक करके इनके डेफिनेशन आपके लिए लिखूंगा। तो ये अम्ल हैं और ये क्षार होते हैं। तो अभी मैं आपको ये, जैसे मैंने आपको समझाया, इसके बाद में देखिए इनकी आपको डेफिनेशन थ्योरी जो है वो बोर्ड पर लिख दूंगा, उसके बाद समझाता हूं और फिर आप उसको अपनी कॉपी पर प्रॉपर नोट कर लेंगे, जैसा कि आपने चैप्टर 1 के लिए किया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अम्ल को परिभाषित करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। सीधे सीधे जो भी पदार्थ आपको स्वाद में टेस्ट लेने पर खट्टे लगेंगे वो सब क्या होंगे? अम्ल। और अगर आप उसे प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं, प्रयोगशाला में चेक करना चाहते हैं, तो ये देखिए कि लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर नीले रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। तो लिटमस पेपर हमें अम्ल की उपस्थिति को बता सकता है। कैसे बताएगा? अगर मान लीजिए वो नीला लिटमस पेपर है और आपने उसको डुबोया ऐसे पदार्थों में जो खट्टे हैं स्वाद में, और वो लाल हो जाता है, अर्थात ये जो पदार्थ होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं, खट्टे पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऐसे करके आप उनको प्रयोगशाला में इस लिटमस पेपर की सहायता से समझिए पहचान सकते हैं। आपने अपने स्कूल्स में वगैरह में देखा होगा, सर ने आपको एक्सपेरिमेंट कराया होगा। जैसे कौन पदार्थ है? नींबू है, कच्चे अंगूर है, कच्चा आम है, करोंदा है, टमाटर है। इन सब का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल उपस्थित होता है। अच्छा, ये तो परिभाषा एक सामान्य परिभाषा हो गई। जैसे हम मान लीजिए सामान्य बोलचाल में बच्चों को समझाने या कहने या बताने के लिए कह देते हैं, तो अम्ल कौन हो गए? ऐसे सारे पदार्थ जो हमें खाने पर, स्वाद लेने पर खट्टे लगेंगे, उन सब पदार्थों को हम क्या बोलने वाले हैं? अम्ल कहने वाले हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे उनको अम्ल कह देंगे। माने इनकी प्रयोगशाला में आप ऐसे करके जांच भी कर सकते हैं। स्वाद माने आपको देखिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिनको आप स्वाद नहीं ले सकते, नहीं खाना चाहेंगे। कोई नया फल ही आपको दे दिया और आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या ही होगा इस फल में, तो आप उसको कैसे पता लगाएंगे? लिटमस पेपर से उसको चेक करेंगे, उसको कट करके उसमें से जो रस वगैरह कुछ निकल रहा है
उसको आप नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे, यदि वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तब आप कहेंगे कि ये पदार्थ अम्ल है, इसके अंदर कोई अम्ल है। तो देखिए ये तो सामान्य परिभाषा है, लेकिन अगर हम अम्ल की एक विस्तृत रूप से परिभाषा की बात करें तो देखिए ऐसे 2-3 वैज्ञानिक हुए हैं, 3 वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अम्ल को परिभाषित किया है। उनमें से एक वैज्ञानिक है आरेनियस। तो हमने आरेनियस के अनुसार भी इस परिभाषा को लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वो सारे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको आप जलीय विलयन में घोल लें और वो H+ आयन देते हो, H+ आयन निकलता हो उसमें से, तब हम ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। जैसे आप देखिए लिखा है वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन माने H+ माने हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, H3PO3 है, H3PO4 है। भाई ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। कैसे देखिए जलीय विलयन में देते हैं, मैं करके भी बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम यहां से मैं रफ कर देता हूं और आपको यहाँ अभिक्रिया से बता रहा हूं। जैसे HCl है, तो HCl को आप देखेंगे, इसका आपने जलीय विलयन लिया, तो जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस, आपने इसको जल में ले लिया, तो ये H+ और Cl- में ऐसे करके आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है जलीय विलयन में, तो इसलिए HCl एक अम्ल है। अगर हम बात करें H2SO4 की, थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, H2SO4, तो ये H+ और HSO4- माने आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है एक्वस। तो इस प्रकार से जब हम पदार्थों को जलीय विलयन मिले, उनको जल में मिलाएं, तो आप देखेंगे कि H आयन अगर मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन अगर मिलता है, तो हम ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम गंधक अम्ल भी कहते हैं, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपके लिए लिख दी है। आप इसको समझते हुए अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। इसके बाद हम बात करेंगे क्षारीय पदार्थों की। देखिए मैंने आपको क्षार से संबंधित परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं। क्या है देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में बकबकी अर्थात कड़वे टाइप जैसा स्वाद, फुल्ली तो कड़वा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा अजीब ही टाइप का स्वाद होता है, जैसे मुंह बंधा बंधा सा आपका हो जाता है खाने से, इस प्रकार से। तो वे पदार्थ जो स्वाद में बकबके होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर जो आता है उसको नीला कर देंगे। भाई पहले वाले तो नीले को लाल कर रहे थे, और क्षार क्या कर देंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। यदि आप उसमें इन पदार्थों के विलयन में उसको डुबोएंगे ना, लिटमस पेपर को लाल, तो उसको क्या कैसे कर देंगे, वो नीला कर देंगे। इसलिए पदार्थ कैसे कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे साबुन जो हम कपड़े धुलने वाला है, या जिसको आप नहा रहे हैं लगाकर, तो उसका अगर घोल आपके पास है, उसको थोड़ा टेस्ट करके देखें तो वो बकबका जैसा लगेगा आपको। या बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, उसको विलयन माप ले लें। जैसे Na2CO3 का विलयन भी ले सकते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो क्षार पदार्थों के उदाहरण होते हैं। तो ये एक सामान्य परिभाषा हुई, माने स्वाद से तो सामान्य हुई। लिटमस पेपर की कलर को चेंज होने से आप प्रयोगशाला में पता कर लेंगे। और देखिए वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात करें, आरेनियस के अनुसार अगर हम बात करें, तो वो क्षार के लिए कहते हैं कि यदि आप पदार्थों का जलीय विलयन लें और उनके जलीय विलयन में आपको OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाए, तब हम ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। अर्थात पदार्थ लिया हमने, उसको जल में घोला, और जल में घोलने से वो OH- आयन हमें दे, तो हम उनको कहते हैं कि वो पदार्थ कैसे हैं, क्षार हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे कि आप देखिए NaOH को आपने जल में घोला, तो NaOH एक्वस जो है जलीय विलयन जब आप लेंगे तो ये टूटेगा Na+OH- में। तो इस प्रकार से आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि NaOH क्षार है। जैसे CaOH के होल ट्वाइस को, क्योंकि अगर आप देखेंगे KOH को तोड़ेंगे तो K+OH- में आएगा। ऐसे अगर हम CaOH के होल ट्वाइस को तोड़ेंगे तो Ca+2 आएगा, और ये 2 सामने आएगा OH के, तो 2OH-। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल रहे हैं। आरेनियस के अनुसार ऐसे सारे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। तो अभी देखिए मैं बात कर रहा था कि सामान्य परिभाषा है, प्रयोगशाला की सहायता से आप पता लगा सकते हैं अम्ल और क्षार का। फिर आरेनियस ने दिया। आरेनियस के अलावा 2 वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। एक है ब्रॉन्स्टैंड लोरी और एक है लुईस। इसको आप कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके सिलेबस में आरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है, जो कि मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में
जो नाम है चैप्टर का, अम्ल, क्षारक तथा लवण, तो अम्ल और क्षार से आपका परिचय मैंने करा दिया। देखिए इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर की अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करें अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा और छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से तैयार कीजिएगा। तो देखिए अम्ल और क्षारक की परिभाषा, हम सामान्य परिभाषा, प्रयोगशाला में उसका किस प्रकार से लिटमस पेपर को लेकर व्यवहार होता है, अम्ल और क्षारक की आरएनएस जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार परिभाषा जानने के बाद हम बात करते हैं अम्लों की रासायनिक गुणधर्म की। अम्ल किस प्रकार के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो जो आपके सिलेबस में मैंने केवल वही लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि यही गुणधर्म होते हैं। तो देखेंगे आप, तो अम्लों के पहले हम रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। उनमें पहला है अम्लों की धातुओं से क्रिया किस प्रकार से होती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया किस प्रकार करते हैं, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार क्रिया करते हैं, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया कैसे होती है और क्या बनता है। इस प्रकार से 4 रासायनिक गुणधर्म आपके सिलेबस में हैं अम्लों के। तो हम एक एक करके जो ये गुणधर्म हैं, किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इस सबको आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तब तक आप जो अम्लों के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं उसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और फिर हम सबसे पहले अम्लों की किस प्रकार से धातुओं से क्रिया संपन्न होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। बात अगर करें अम्लों के पहले रासायनिक गुणधर्म अर्थात अम्लों की धातुओं से क्रिया की, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए कोई धातु हम मान लेते हैं जैसे जिंक है, तो जिंक की हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। H2SO4 का नाम आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जिंक क्या करता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सल्फ्यूरिक अम्ल से इस हाइड्रोजन को हटा देता है, स्वयं इसका स्थान लेता है, अर्थात जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन के नाम मैं बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूं ना, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और वो हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ देखें, ये दूसरे प्रकार का अम्ल ले लिया मैंने, दूसरा अम्ल है मैंने, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और स्वयं इसके स्थान पर आएगा, तो MgCl लिखा, तो Mg की संयोजकता 2 होती है, तो वो Cl के नीचे, Cl की एक तो Mg के नीचे, और H है ये H2 के रूप में बाहर आएगा। इसको अगर हम संतुलित करें तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए जो यौगिक बनेगा वो तो संयोजकता के हिसाब से बनना है, हमने पहले चैप्टर में बहुत सीखा है। तो Mg की संयोजकता 2 है, वो Cl के नीचे, Cl की एक है वो यहाँ क्या था कि Zn की 2 होती है, SO4 की 2 होती है, तो 2:2 को 1:1 बोलते हैं, तो इस प्रकार से था। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो आप और कोई धातु देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप जैसे Zn है, Mg है, ऐसी अगर आप Zn की क्रिया HCl से कराते हैं तो ZnH को हटाएगा, ZnCl2 बनाएगा भाई, S2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि धातु किसी अम्ल से अगर क्रिया कर रही है तो उसकी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रही है, और एक जो यौगिक बच रहा है इसको हम लवण बोल देते हैं। तो हम एक कॉमन रिएक्शन लिखना चाहें तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, धातु प्लस अम्ल, कोई भी अगर अम्ल है तो धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण बना लेती है। माने ये जो यौगिक बन रहे हैं क्या कहला रहे हैं, लवण है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। तो इस प्रकार से आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं, जब धातुओं की क्रिया अम्लों से होती है तो धातु अम्ल की हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है तथा लवण का निर्माण करती है। इस प्रकार से अम्लों की धातुओं से क्रिया का रासायनिक गुण मैंने आपको समझाया, थ्योरी मैंने बोली है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके या धीरे धीरे उसको आप मेरी वॉइस को सुन सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब धातुओं की क्रिया अम्ल से होती है तब धातुएं अम्लों की हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तथा लवण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से ये रासायनिक गुण पहला आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अम्लों की दूसरे रासायनिक गुणधर्म की। देखते हैं दूसरे गुण, अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो देखिए मैं इसे भी आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। सपोज कीजिए कोई धातु कार्बोनेट आपके पास Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, इसकी आपने HCl से अभिक्रिया कराई अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब आप हमेशा ध्यान रखिए जो कार्बोनेट या जो इसके बाद में रासायनिक गुणधर्म आपको बताऊंगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमेशा जब अम्लों से क्रिया करते हैं तो H2 और CO2 बनाते हैं। माने ये CO3 का तो एक O निकाल दीजिए, CO2 बचा, तो ये तो बना CO2 आपका, प्लस यहां से जो एक O है और ये वाला H, ये आपस में मिलकर बनाते हैं H2O।
ठीक है, H2CO2 तो बनना ही बनना है। उसके बाद Na आप समझिए Cl के साथ जाएगा, यहां आपको दिख रहा है 2Na है तो 2ECl होने चाहिए, तो 2NaCl इस प्रकार से। बाकी बैलेंस है H2 और CO2। तो इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब कार्बोनेट होंगे और अम्ल से क्रिया हो रही हो तो ये कार्बोनेट CO2 और H2O में बनेगा, बाकी जो बचा उसको मिलाकर लिख दीजिए, माने लवण है। ऐसे ही अगर हम बात करें MgCO3, एक दूसरा धातु का कार्बोनेट ले लेते हैं HCl, फिर वही कार्बोनेट है ये H है, ये आपस में दोनों मिलके H2 और CO2 का निर्माण करेंगे। पहले चलिए CO2 लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेंगे, साथ में MgCl के साथ जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो धातु कार्बोनेट है अम्लों से क्रिया कर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं, साथ में CO2 और H2O बाहर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक कॉमन रिएक्शन लिखें, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होगा, आरएनएस के अनुसार एच देते हैं, तो वो हाइड्रोजन और इसका कार्बोनेट का एक को H2O और बाकी जो बचा वो CO2, और फिर वो लवण बनेगा ही बनेगा। तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल ये बन रहा है आपका लवण, और साथ में CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन रहा है आपका जल। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा रासायनिक गुणधर्म आपको मैंने बताया, समझ आया होगा। मैं इसकी थ्योरी एक बार बोल देता हूं। जब धातु कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों से होती है तब धातु कार्बोनेट और अम्ल क्रिया करने के बाद लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरा रासायनिक गुणधर्म समझ में आ ही गया होगा, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और फिर बात करेंगे तीसरे गुणधर्म की। तीसरे गुणधर्म को देखिए, अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो उससे क्रिया, तो जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु का, धातु माने Na, हाइड्रोजन ये हो गया, कार्बोनेट ये हो गया। भाई जब कार्बोनेट था केवल तो धातु और कार्बोनेट ही थे, अब हाइड्रोजन है तो एक HO लगाना है। इसकी आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही क्रिया कराई है, बहुत ईजी है। देखिए फिर वही ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इस H के साथ मिलके H2 और CO2 बनाएगा। कैसे, इसका भाई A को इस वाले H और इस वाले H के साथ H2, बचा ये CO2, तो CO2 प्लस H2O तो बन ही रहा है, फिर वही NaCl के साथ बनाएगा, माने लवण ही बन रहा है। फिर वैसा ही का वैसा ही है। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराते हैं, तो फिर वही ये H इस O के साथ H2O, ये बचा CO2 और MgCl2, माने आप कह सकते हैं कि MgCl2 CO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से अगर हम कॉमन रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण होता है। तो धातु के कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो धातु के, वो अम्लों से क्रिया कर हमेशा लवण, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अम्लों का तीसरा रासायनिक गुण संपन्न हो जाता है, जो कि आपको समझ में आया होगा। केवल एक रासायनिक गुणधर्म इसका बचा है, उसकी बात इसके बाद करते हैं। देखिए हम अम्लों के चौथे गुणधर्म की बात करते हैं, जो कि है अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो धातु ऑक्साइड से अगर हम क्रिया कराएं तो जैसे मान लीजिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, इसकी क्रिया जब आप HCl से कराएंगे तो आप देखेंगे कि O और H आपस में H2 बनाएंगे, Zn और Cl आपस में मिलेंगे, तो जब Zn और Cl मिलेंगे तो ZnCl2 बनाएंगे, क्योंकि Zn की संख्या 2 होती है Cl के नीचे, Cl की 1 होती है इधर, बाकी H और O क्या बनाएंगे, H2O। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 2H की जरूरत है, 2Cl हो रहा है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, क्योंकि ये भी धातु का ऑक्साइड है, तो आप देखेंगे वही फिर से MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2। अगर आप कॉपर ऑक्साइड की बात करें अम्ल के साथ, तो CuCl2 और प्लस H2। तो आप देख रहे हैं कि जब धातु के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहे हैं तब लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर हम कॉमन रिएक्शन लिखे तो हो जाएगी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, और ये रिएक्शन करके बना रहे हैं लवण और साथ में बन रहा है जल। तो इस प्रकार हम चौथे रासायनिक गुण को समझने के लिए कह सकते हैं कि जब धातु ऑक्साइडों की क्रिया अम्ल के साथ होती है तब
लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से मैंने आपको इस लेक्चर में अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया, अम्ल और क्षार की परिभाषा को भली भांति आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। मैंने प्रॉपर नोट्स के मतलब लिखे हैं आपके लिए बोर्ड पर, तो उनको आप अपनी कॉपी पर जरूर बना लें। ये हमारा इस चैप्टर का पहला ही लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में काफी हद तक हमने बहुत चीजें जान ली हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नए लेक्चर में हम क्षार के गुणधर्मों को पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म, जैसे हमने इसमें अम्ल के पढ़े, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्षार के रासायनिक गुणधर्म और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच पैमाना जिसको हम कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिकों के साथ।